हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मैथ्स कैफे पर। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और बढ़िया से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग पता है हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन लगा रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी सीरीज चला रहे हैं और उसी का अगला पेपर मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। और जैसे कि आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी का हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन लगा रहे हैं, जिसमें 9 मार्च 2021 शिफ्ट 1 का हम लोग पेपर आज करने चल रहे हैं। आप लोग फटाफट से अपनी कॉपी पेन निकालिए और मेरे साथ साथ प्रश्नों की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। देखिए बेटा, पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। हर एक प्रश्न उतना ही नंबर देगा, इसलिए चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, करना सारा है। ध्यान से समझने का प्रयास करो। इसने कहा कि भाई ये जो क्वेश्चन है इसमें x का मान आपने बताना है। सारे बच्चे जानते हैं मेरे भैया, मेरे बच्चे ध्यान समझना, अगर रूट x लिखा है और ये डिवाइड का मतलब रूट में 6.25 लिखा है और बराबर में 2 है, मैं आराम से सॉल्व करूँ। इतनी बात क्लियर हुई। अब आप बोलोगे भैया ये रूट से बाहर आएगा, ये 625 25 का स्क्वायर होता है, लेकिन 2 नंबर का 1 नंबर बाद पॉइंट हो जाता है, ध्यान रखना। तो ये रूट x है बटे में ये बाहर आएगा 25, लेकिन 2 नंबर का 1 नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा। और बराबर में मेरे बच्चा कितना चल रहा है, 2 चल रहा है। सर बहुत बढ़िया। ये भाग में इधर जाएगा गुणा में, तो रूट x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 25 दूनी 50, मतलब 5.0 मतलब 5 आ जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई। अगर रूट x का मान सर 5 आ गया है, हमें x का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? x का मान। तो x के मान के लिए मुन्ना जब रूट उधर जाएगा, ये रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर लग जाएगा, तो x बराबर 5 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे भैया जी इसका आंसर जो है 25 आ जाएगा। एकदम इजी सा प्रश्न था, लेकिन पूरे नंबर देके जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी जल्दी से ही हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। प्रश्न देखो जरा, समझना। मेरे बच्चे, जैसे आपने पढ़ा होगा बचपन में फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, जातीय मान और स्थानीय मान। अब मेरे बच्चे स्थानीय मान की बात करें, जैसे मैं समझने का प्रयास करता हूं। जैसे मैं बोलूं कि एक कैसा दिखता है तो एक जैसा, दो कैसा दिखता है दो जैसा, तीन कैसा दिखता है तीन जैसा, तो जो जैसा दिखता है वो उसका जातीय मान होता है, मतलब आप बोल सकते हैं फेस वैल्यू। जैसे एक का अगर तुमसे जातीय मान या फेस वैल्यू पूछी जाए तो आप बोलोगे भैया एक की जातीय मान 1 रहेगा, दो का जातीय मान 2 रहेगा, तीन का जातीय मान 3 रहेगा, चार का जातीय मान 4 रहेगा, पांच का जातीय मान 5 रहेगा। सिंपल सी बात इतनी थी मेरे बच्चे। जो नंबर जैसा दिखता है भाई उसकी फेस वैल्यू है। भाई जैसे हम दिख रहे हैं, ये मैं हूं, मैरून हूं, आप अलग हैं, आप अपने आप को देखते हैं सिर्फ में आप दिखते हैं ना भाई। तो अब जातीय मान की बात हो गई। स्थानीय मान का मतलब ये होता है मेरे भाई जिस प्लेस पे आप बैठे हो। अब जरा ध्यान समझना, बचपन से आपने पढ़ा होगा, ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये 10,000। सर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। आपसे पूछा 8 का स्थानीय मान, तो देखो 7 इकाई पे बैठा मतलब 7 को 1 रुपए मिल रहा है तो इसका स्थानीय मान 7 हुआ। 9 दहाई पे बैठा है, 9 को 10 रुपए मिल रहे हैं तो 9 का स्थानीय मान 90 हो जाएगा। सर 8 का अगर बताना होगा तो 8 100 पे बैठा है तो 8 का मान कितना हो जाएगा सर? 800 हो जाएगा। और आपका आंसर भी कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। टुच्चा सा प्रश्न था। उम्मीद आपको चीजें समझ आएगी। कभी कभी बहुत छोटी बातें पूछ ली जाती है पेपर में जो आपको पता होनी चाहिए। बात क्लियर हुई बच्चे? बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न में चलते हैं, जरा फटाफट से देखो। चलो भाई देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइन 90, टेन 45 और कोसेक 90 का आपको मान बताना था। भाई जिसने भी टेबल पढ़ी है इसकी, है ना, आपको इनके मान पता होने चाहिए। एकदम इजी सा प्रश्न था। साइन 90 का मान 1 होता है, टेन 45 का मान भी 1 होता है, कोसेक 90 का मान भी 1 होता है मुन्ना। तो आंसर कितना हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। इतना ही था इसका। बताओ कुछ करना था? सर कुछ भी नहीं करना था। हाँ बिल्कुल नहीं करना था। अगला प्रश्न जरा ध्यान से समझिए भाई। लाइट चली गई दोस्त, जरा ध्यान समझना। ये कह रहा है, उम्मीद आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। ये कह रहा है 75% का 75% कितना होगा? पॉइंट बताना है। 75% का 75% कितना होगा ये आपने बताना था। सर इसमें कुछ है? टफ लगेगा पर है नहीं। देखो जरा, हमें ये पता है सर 75% ऐसे लिखेंगे, इंटू 75 का 75% ऐसे लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे पता है ऐसे काटने लगेंगे। भाई काटो मत, 75 का स्क्वायर करना बहुत आसान है। कैसे? 5 का स्क्वायर करो पहले, कितना होता है सर? 25 होता है। और 7 के आगे क्या आता है? 8 आता है। 7 अट्ठे कितना हो गया? 56।
और बटे में इन दोनों का गुणा करोगे तो 4 जीरो हो जाएंगे। अब आंसर पॉइंट में देना था तो मुन्ना 4 जीरो है तो 4 नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 0.5625 आपका आंसर हो जाएगा। और कुछ नहीं करना था तो आप बोलेंगे 75% का 75% इतना होगा। 75% का 75% कितना होगा सर? इतना होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी सर। अगला प्रश्न जरा देखो। देखो भाई, टाइम एंड वर्क मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट बनी है, देखो जाके। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, देखो जरा क्या लिखा है। रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। भाई प्रश्न ये था कि एक रंगा भैया हमारे और प्लस राजू भाई हैं, और रंगा और राजू भाई किसी काम को 6 दिन में करते हैं। सर इतनी बात क्लियर है। फिर बोला है यदि रंगा अकेले इस काम को, अगर रंगा जो है वो अकेले इस काम को 18 दिन में करता है, तो पूछा है राजू अकेले कितने दिन में करेगा। प्रश्न समझ में आ गया होगा, दोबारा से समझ लो। प्रश्न में बोला गया है रंगा और राजू मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं और रंगा इसी काम को 18 दिन में करता है, तो पूछा गया राजू अकेले इसे कितने दिन में करेगा। सर कर लोगे? बिल्कुल, टाइम एंड वर्क पढ़ा है आपने। सर दोनों का लासा ले लेंगे, 18 आ जाएगा, यही हमारा टोटल वर्क हो गया। और अगर ये टोटल वर्क हो गया तो अभी निकाल लिया मुझे क्या, एफिशिएंसी मतलब क्षमताएं। तो आप 6 से भाग करोगे सर 3 बार जाएगा, 18 से भाग करोगे सर 2 बार जाएगा। अब मेरे मुन्ना ध्यान से समझने का प्रयास करना, सॉरी 18 एकम 18, ठीक है भाई। अच्छा, अब आप बोलोगे सर अगर देखा जाए तो रंगा और राजू मिलकर 3 रोटी खाते हैं एक दिन में, और रंगा अकेला 1 रोटी खाता है, तो आप ये बोल सकते हैं कि रंगा जो है अगर 1 रोटी खाता है तो राजू भाई हमारे कितने रोटी खाते हैं? 2 रोटी खाते हैं, तभी 3 रोटी खत्म हुई है। और आपको बताना था इसी काम को राजू, अगर राजू करने जाएगा मुन्ना, तो आप बोलेंगे 18 रोटी खत्म करनी है, राजू पर डे 2 रोटी खाएगा, और 2 की स्पीड से कितने दिन लगेंगे सर? 9 दिन लगने वाले हैं। कितने दिन लगने वाले हैं? 9 दिन लगने वाले हैं। और इसमें भी कुछ भी नहीं था। अगला प्रश्न जरा लैंग्वेज वाला देखते हैं। देखो बच्चे, प्रश्न क्या कह रहा है? 3 संख्याओं का माध्य 53 है। माध्य जानते हो भाई, माध्य मतलब एवरेज मान लो, ठीक है, एवरेज जो है वो 53 है। तथा समूह का परास, परास को बेटा रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज। रेंज का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा दो, आपकी रेंज आ जाती है। तथा बोला है 2 सबसे छोटी संख्याओं का जो डिफरेंस है वो 8 है, तो सबसे बड़ी संख्या आपने पता करनी थी। प्रश्न समझ में आया? दोबारा से प्रश्न को पढ़ो। 3 संख्याओं माध्य 53 है तथा समूह का जो रेंज है परास है वो 28 है, 2 सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 8 है, तो सबसे बड़ी संख्या आपने फाइंड करनी थी। सर इजी है। देखो मैंने माना संख्याएं जो है a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c, मतलब तीनों में पता करना चाहिए ना कौन सी सबसे बड़ी है, तो अब इतनी बात समझ लो। फिर हमें पता है तीनों संख्याओं का माध्य कितना है? 53 है, तो हम बोलेंगे सर अगर इनका योग निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 53 इंटू 3। बात क्लियर हुई कि नहीं? औसत गुणा पदों की संख्या से योगफल निकल आता है, तो आप बोलेंगे भैया a प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 3 त्रिका 9 3 पंजे 15 159 आ गया है। अब क्या बोला है? 2 सबसे छोटी, अब देखो समूह का परास क्या होगा सर? सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को माइनस करेंगे तो रेंज निकल के आएगी। इसका मतलब मुन्ना क्या हुआ कि a माइनस सी बराबर तुम्हें दे रखा 28, ठीक है, ये तो परास हो गया। फिर बोला 2 सबसे छोटी संख्या है, अब सबसे छोटी सबसे बड़ी ये है, उससे छोटी ये है, उससे छोटी ये है, तो इन दोनों का डिफरेंस है, मतलब b माइनस सी बराबर कितना है सर? 8 है। इतनी बात क्लियर हुई? सर एकदम क्लियर है। अब जरा ध्यान से समझना, जैसे मैं इसको थोड़ा लिखूं यहाँ पे, समझने का प्रयास करना। अगर मैं इस टर्म से देखूं, ऐसे लिखते हैं a माइनस सी बराबर 28 था और b माइनस सी बराबर 8। इतनी बात क्लियर थी सर? हाँ। आगे देखो, अगर मैं यहां से c की वैल्यू निकालूं, c की वैल्यू, तो a उधर जाएगा, तो आप बोलेंगे सर c बराबर कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 28, सॉरी a बराबर अगर निकालें हम a बराबर, तो ये हो जाएगा 28 प्लस सी। और अगर मैं b बराबर यहां से निकालूं तो ये हो जाएगा b बराबर हो जाएगा कितना? 8 प्लस सी। सर इतनी बात क्लियर हुई? एकदम क्लियर हुई। ध्यान समझना, मैंने सी को उधर भेज दिया, इधर भी सी को उधर भेज दिया। अब मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू जो आ गई वो ये आई है, b की वैल्यू ये आ गई है, मैं इसे रखने चल रहा हूं। आप बोलेंगे सर a की जगह मैं लिखूंगा 28 प्लस सी और b की जगह मैं लिखूंगा 8 प्लस सी, 8 प्लस सी, और प्लस का c बराबर 159 था। सर इतनी बात क्लियर हुई? सी 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 3c हो गए, 3c बराबर 159 में से हम कितना माइनस करेंगे सर? 28 और 8 कितना माइनस करेंगे सर? 36। 28 और 8 कितना माइनस कर देंगे सर? 36।
माइनस करने के बाद 9 में से 6 गए 3 बचेंगे, 5 में से 3 गया बेटा कितना बचेगा 2 बचेगा और 1 बचेगा। 3c की वैल्यू अगर ये आ गई है तो c की वैल्यू आ जाएगी 3 चौके 12 3 एकम 3, c बराबर 41 हो गया। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो दिखाई नहीं आपको भाई, यहाँ तक 41 तक ठीक था। तो आप बोलेंगे सर c की वैल्यू जो है, c की वैल्यू कितनी आ गई है 41 आ गई है। अब आपको बताना क्या था सर, हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है। सबसे बड़ी संख्या कितनी है सर? आपको पता है a बराबर कितना है 28 प्लस सी। तो अगर a बराबर 28 प्लस सी है तो a बराबर 28 और प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है सर 41 आई है। तो 8 ये आ जाएगा 8 और 1 9 4 और 2 6, तो a का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 69। अच्छा प्रश्न था, लैंग्वेज वाला है, बच्चे छोड़ के चले आते हैं। आप आराम से इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतनी बात क्लियर हुई? अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला जरा समझना जरा, देखो भाई इस प्रश्न में मुझे नहीं लगता कुछ है, बहुत ध्यान समझना। ये कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है। भाई 80 का अगर मैं 40% निकालने चल रहा हूं तो आप बोलेंगे 80 का 40% भैया हुआ 32। तो 80 से कितना कम होना चाहिए? तो आप बोलेंगे 32 कम होना चाहिए, ओरली कर सकते थे। तो आप बोलोगे यहाँ कितने बचेंगे सर? यहाँ 10 में से 2 जाएंगे 8 बचेंगे और 7 में से 3 जाएंगे 4 बचेंगे। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 48। बताओ इसमें कुछ था? कुछ भी नहीं था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखो जरा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। ये कह रहा है रेशियो का क्वेश्चन है, आराम से समझो। ये कह रहा है 4a बराबर 5b है। ठीक है सर। फिर बोला 6b बराबर 7c है। 6b इक्वल टू 7c है, 7c। तो तुमसे पूछा है a/c का मान। आपसे पूछा है सर a/c की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक बच्चा इस प्रश्न को कर सकता है। बताओ भाई राहुल, कर दोगे ना? जल्दी करो, देखो क्या लिखा हुआ है। आपसे बोला है भाई 4a बराबर 5b, तो अगर मैं इसे लिखूं a अपॉन b का मान कितना हो जाएगा सर 5/4, और यहां से b अपॉन c का मान लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 7/6। मैंने ऐसे पढ़ा है आपको। अब अगर ध्यान से समझना, मुझे रेशियो निकालना है तो हम लिखेंगे a अनुपाते b अनुपाते c। अब a और b का मान कितना था सर 5:4 था, और b और c का मान कितना है सर 7:6 है। इतनी बात क्लियर हो गई सर? हो गई। मैंने आपको एक बात बता रखी है, पड़ोसी की जगह को कब्जा कर लेना है। 4 के बगल में कोई नहीं था तो 4 को बिठा दो, 7 के बगल में कोई नहीं है तो 7 को बिठा दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मुझे a और c से मतलब है, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा 7 पंजे 35 और ये हो जाएगा 6 चौके 24। तो ये 24 हो गया, ये 35 हो गया। a और c का ही निकाला, b का निकालना होता तो 7 चौके 28 हो जाएगा। ये क्या कट रहे हैं? तो आप बोलेंगे 5 3 8 4, ये कट ही नहीं रहे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 35:24। ये आपका a/c का मान आ गया। ये a है, ये c है। a और c का मान कितना आ गया 35:24 आ जाएगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अगला प्रश्न जो है वो सिंप्लीफिकेशन से है, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और एकदम इजी है। जैसे लिखा है रूट में 144 बटे में कितना लिखा है भाई 7, फिर गुणा में है 14 बटे में 12, फिर है 7 बटे रूट में 196। मैं इसलिए ऐसे पढ़ा रहा हूं ताकि जिस बच्चे ने कभी भी मैथ नहीं पढ़ा है, जो मैथ से डरता है, पर उसने सपना देखा है, अपना सपना देखा है कि आरआरबी एनटीपीसी में अपना चयन करने का, तो बहुत आराम से पढ़िए। बहुत समय है, अप्रैल में पेपर होगा। आपका भाई आपके साथ है और आपके साथ रहेगा। ध्यान से समझना। और मैं मैथ आपको सिखा के रहूंगा, ये प्रॉमिस है। मैथ के अलावा भी बाकी चीजें मैं करने वाला हूँ। ठीक है भाई, ध्यान समझना। आप क्या बोलोगे सर? स्क्वायर याद कर लो थोड़े से यार, क्या ही जाता है। ये 12 का स्क्वायर होता है तो लिख लो 12/7। वैसे ओरली हो जाता है ये 14/12 मैं एक साथ काट के बताऊंगा। 7 बटे ये किसका स्क्वायर होता है सर 14 को होता है। अब बताओ कुछ बचा है सर? 12 से 12 कट गया, 7 से 7 कट गया, 14 से 14 कट गया। कटा है तो बहुत बच्चे 0 बार लगा देते हैं, इसका आंसर सब कट गए 0 बचे। नहीं भाई, 12 से 12 एक बार कटा, 14 से 14 एक बार कटा, 7 से 7 एक बार कटा, मतलब इसका आंसर 1:1:1 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। बात क्लियर हुई सर? बात क्लियर हो गई। अगला प्रश्न जरा ध्यान समझना। देखो भाई बच्चे, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक निश्चित राशि पर 13% ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज सर इतना है, तो आपको मूलधन बताना है। मूलधन मतलब प्रिंसिपल बताना है। सर इजी है, कैसे? मैं आपको डायरेक्ट करके बताता हूं। मुझे पता है कि एक साल में 13% ब्याज मिल रहा है, 5 साल में ब्याज मिल जाएगा 65%। कितना परसेंट मिलेगा सर? 65% ब्याज मिलेगा।
और ये 65% की वैल्यू जो है वो 650 के बराबर है। मैं और नहीं करता, आपके लिए ऐसे कर रहा हूं। 1% की वैल्यू 650 बटे में कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा सर, हो जाएगा। और आपका मूलधन ऑलवेज 100% होता है मुन्ना, मूलधन हमेशा कितने परसेंट होगा, 100% होगा। तो आप बोलेंगे अगर मुझे प्रिंसिपल बताना है तो 100% निकाल देंगे, तो 650 बटे में 65 इंटू 100 करेंगे, 65 से 65 कटेगा 10 बार, और इस तरीके से आपका आ जाएगा आंसर कितना, 1000 रुपए प्रिंसिपल आ जाएगा। सर ऐसे कर सकते थे, मैं ओरली कर देता, 13 पंजे 65, 5 साल का ब्याज 65%, 65% की वैल्यू 650 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर 1000 रुपए हो जानी चाहिए। बात क्लियर हुई? अगर ये बात क्लियर हुई है, नहीं तो आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। देखो दूसरा भी बता देता हूं, जिस बच्चे ने कभी नहीं पढ़ा। ये तो हो गया, ध्यान समझो। आप बोलते सर एस आई बराबर फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है सर। देखो अभी भाई आएगा, अपॉन में अगर 100 है तो एस आई हमें पता है 650 है, बिल्कुल है। प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है। आर की वैल्यू सर 13 है, टी की वैल्यू सर 5 है, बटे में 100 है। अब देखो वही आ गया, मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको। ये 100 इधर गुणा में आएंगे, तो 650 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 13 पंजे 65। इससे पहले भी मैंने यही डिवाइड किया था, 65 से 650 को काटा था। तो आप देखेंगे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आप इससे काटते तो भी आपका आंसर जो है वो कितना आ जाता, तो आप बोल देते भैया कितना आएगा, 1000 रुपए आ जाएगा। एकदम इजी सा प्रश्न था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो बच्चे, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, एक बारंबारता बंटन थी, ठीक है। यदि वर्ग जो भी आपको एक समूह दे रखा है, डाटा दे रखा है, उसका मध्यमान मतलब एवरेज ऐसा समझ लो 35 है, और निचली सीमा का मान जो लोएस्ट लिमिट है उसका मान 30 है, तो ऊपरी सीमा मतलब अपर लिमिट का मान पूछा है। आपको एक चीज याद रखनी होगी सर, क्या आप ऐसे बोल सकते हैं सर, मध्य मान इक्वल टू हो जाता है ऊपरी सीमा अपर लिमिट माइनस ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा लोअर लिमिट, निचली सीमा, और बटे में सर 2 रहता है। ये बात आपको याद रखनी है। मध्यमान अगर निकालना हो आपको किसी भी डाटा का, तो ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें आपको मध्यमान दे रखा है पहले से, तो आप बोलेंगे ये 35 है, बराबर ऊपरी सीमा हमने फाइंड करनी है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट की वैल्यू आपको पता है 30 है, बटे में अगर मैं यहां 2 लिखूं तो ये 2 इधर आएगा सर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर, 70 हो जाएगा, बराबर अपर लिमिट की वैल्यू मुझे निकालनी है और इसकी वैल्यू 30 दे रखी है। ये 30 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो आपने देखा प्रश्न को पढ़ने से टफ लगा, इजी था, कुछ था नहीं इसमें। 30 इधर आएंगे तो सर कितने हो जाएंगे सर, अपर लिमिट की वैल्यू या उच्च सीमा का मान जो है वो कितना हो जाएगा सर, 40 हो जाएगा। अपर लिमिट की वैल्यू या ऊपरी सीमा का मान जो है वो कितना हो जाएगा सर, 40 हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगला प्रश्न जरा ध्यान समझना, ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आपके रेलवे में, बहुत ध्यान समझो। ये लिखा है 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान। अब यहां समझना, ये शब्द बहुत ध्यान से समझना, न्यूनतम। अगर तुमसे न्यूनतम मान पूछा मुन्ना, बहुत ध्यान समझो, आपसे बोला 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान बताओ, सबसे कम मान कैसे, तो आपको एक बात याद समझनी होगी। अगर मैं ऐसे लिख दूं 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसे तोड़ देते हैं 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत किसी को? सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं ये बोलूं इस वाले टर्म को अगर देखा जाए तो यहां 9 कॉमन आ जाएगा सर, आ जाएगा, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर हुई। अब जिस बच्चे ने कभी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो उसको एक चीज हमेशा याद रहती है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर 1 होता है तो ये हो गया 9 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें न्यूनतम मान, तो अगर मैं थीटा का मान 90 रखूंगा, 90, तो आपको पता है cos 90 का मान 0 हो जाता है, तो आप बोलेंगे सर ये 9 प्लस cos 90, अगर मैंने cos 90 यहां रख दिया तो ये 0 हो जाएगा, और न्यूनतम मान तभी आ सकता है, तो इसका न्यूनतम मान जो है वो कितना हो जाएगा सर, 9 हो जाएगा। इसका जो न्यूनतम मान है वो कितना हो जाएगा सर, 9 हो जाएगा, 9। कोई दिक्कत किसी को?
सर यहां तक कोई दिक्कत हमें नहीं हो रही है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप जरा ध्यान से समझना अगला प्रश्न। ये कह रहा है, क्या कहा इसने, देखो ये कह रहा है एक आदमी 16 रुपए में 20 वस्तुएं खरीदता है। 16 रुपए में 20 वस्तुएं खरीदी हैं, मतलब ये सीपी है। ठीक, और 1.5 रुपए प्रति वस्तु बेच दिया। ठीक है, तो कह रहा था लाभ परसेंट बता दो सर। लाभ परसेंट आपने फाइंड करना है। दोबारा से समझ लो, प्रश्न में कुछ नहीं था इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, बहुत ध्यान समझना। एक व्यक्ति था, वो 16 रुपए में 20 वस्तु खरीद रहा है और फिर 1.5 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेच दिया, 1.5 रुपीज पर वस्तु के हिसाब से बेच दिया, तो उसका लाभ परसेंट आपने बताना था। तो एक बात मुझे बताओ सर, मैंने कितनी वस्तुएं खरीदी थी? सर 20 ही बेची होंगी, तो मेरा एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? तो मुझे 1.5 रुपए में एक आर्टिकल मैंने बेचा, 20 आर्टिकल मैंने बेचे, तो 15 दूनी 30 रुपए के मैंने बेच दिए। कितने के बेच दिए सर? 30 रुपए के बेच दिए। अब मुझे पता है मैंने खरीदे कितने के थे, तो आप बोलेंगे सर मेरी सीपी जो है वो 16 रुपए है, कॉस्ट प्राइस 16 रुपए है, तो मुझे लाभ कितना हुआ? तो आप बोलोगे भैया जी 30 रुपए में से अगर 16 माइनस कर दें तो मुझे 14 रुपए का लाभ हो गया। कितने का लाभ हुआ है? 14 रुपए का लाभ हुआ है। अब आप बोलेंगे लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं? लाभ परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, तो लाभ प्रतिशत आप बोलेंगे भैया कितने पे निकलेगा? तो आप बोलेंगे हमारे पास सीपी जो था वो 16 रुपए था, सीपी 16 है, लाभ 14 है, मल्टीप्लाई 100 कर लो, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, आप इसे लिख सकते हैं 700 बटे में 8 और काट के खत्म कर दो इसको, तो आप बोलेंगे सर 8 से कटेगा, अट्ठू अट्ठू 64, अट्ठू अट्ठू 64 बच्चे कितने मेरे बच्चे? 6 बचे, 60 हो गया, 60 8 सत्ते 56, 87% के लगभग कुछ आ रहा होगा, पॉइंट में ही आंसर था, तो आप 87% इसका आंसर लगा के चले आएंगे, और एक में ही 87 है तो आगे आपको कैलकुलेट करना भी नहीं था। इतनी बात क्लियर हुई? हटा देते हैं, इसमें कुछ था नहीं। अगले प्रश्न को ध्यान समझना, क्या बोला है? 2/3 था, 4/8, प्रश्न समझो। ये बोला भाई ये जो फ्रैक्शन दे रखे हैं, जो भिन्न दे रखी हैं, 2/3, 4/8, 5/9 और 9/11 को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है मेरे बच्चे हमेशा मतलब छोटे से बड़े क्रम में, छोटे से बड़े क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और बड़े से छोटा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ध्यान समझना, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, एक बात ध्यान समझना, इसके बाद तुरंत अगर कुछ है नहीं तो जीरो बढ़ा लिया, जीरो बढ़ा लिया, जीरो बढ़ा लिया, जीरो बढ़ा लिया, और सब काटने से पहले पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो आप बोलेंगे, देखो बच्चे ध्यान समझना, सॉरी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुआ, माफी चाहते हैं। मैंने क्या कहा, दो चीजें कर सकते थे, या तो डिनोमिनेटर सेम कर लो, इनका लासा लेके इनको बराबर करो, या फिर सीधा पॉइंट में काट के बराबर कर लेते हैं। देखो जैसे मैंने कहा आगे 2 था, मैंने जीरो लगा लिया, पॉइंट यहां बढ़ा लिया, 3 से काटोगे तिरछक 18, फिर 2 बचा तिरछक 18, सर ये 6.66 ऐसे चलता रहेगा। इसमें भाग करोगे तो ये पॉइंट लगा लो, 8 पंजे 40, पूरा पूरा कट गया सर, बहुत बढ़िया। 9 से काटोगे पॉइंट लगा है 9 पना 45, फिर आप बोलेंगे 5 बचे, फिर 9 पना 45 हो जाएगा, सर बात क्लियर हो गई, सर 0.55 हुआ। इसमें कटोगे तो 11 अट्ठे 88 होगा सर, 11 अट्ठे 88, फिर बच्चे कितने सर? 2 बचे, 0.8 से मान लो, अब यहां से आपको कैलकुलेट कर लोगे। आरोही क्रम में लगाना था, आरोही क्रम में, सॉरी मेरे बच्चों बहुत डिस्टर्ब हो गया, था एक बच्चा आ गया था, उसको कुछ जानकारी चाहिए थी, जरा ध्यान समझना। अब मुझे क्या करना था, इनको आरोही क्रम में मुन्ना लगाना है, तो आरोही क्रम में आपको पता है सबसे पहले छोटा आएगा, तो छोटा कितना था सर? 4/8 है, 4/8, 4/8 से बड़ा कौन है सर? ये 0.55 जा रहा है, तो आप बोलेंगे 5/9 था सर। इससे बड़ा सर कौन है? ये 0.66, तो 2/3 लगा दो सर। और इससे बड़ा कौन है सर? ये 0.8 है, मतलब 9/11 लगा दो। इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, बहुत इजीली आप इसे कर सकते हैं। कोई दिक्कत हुई सर? कतई दिक्कत नहीं हुई। अगला प्रश्न बहुत इजी है, चलो भाई देखो जरा, इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है, मैंने पूरा लासा मासा मेरे भाई पढ़ाया हुआ है, पूरे लासा मासा की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहिए और इस प्रश्न को देखते ही उधेड़ दोगे। क्या बोला है? दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका लासा 120 है, तो छोटी संख्या याद करें। जिसने वीडियो देखा है वो अभी तक तो आंसर देख चुका होगा। जरा ध्यान समझना, मैंने आपको बताया था अगर छोटी निकालनी है, छोटी,
तो लासा में ये ट्रिक भी समझ लो, छोटी निकालनी है तो बड़ी वाली संख्या से भाग कर दो, मतलब 3 से भाग कर देंगे तो 4 40 आ जाएगी। लेकिन अगर बड़ी निकालनी होती तो 120 में किसका भाग करेंगे, 2 का भाग करेंगे तो बड़ी कितनी आ जाएगी सर, 60 आ जाएगी। सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही करना है, मतलब अनुपात में ये देखना है, लासा में अगर बड़ी निकालनी है तो छोटी का भाग कर दो और छोटी निकालनी है तो बड़ी का भाग कर दो। कोई दिक्कत नहीं। अब सर इसका तरीका क्या होता है वो भी समझा दो, ऐसा कैसे कर दिया। मैंने आपको बताया था सर लासा बराबर होता है मासा गुणा संख्याओं का अनुपात होता है। तो आप बोलेंगे लासा सर जी 120 था और मासा हमने पता नहीं है, लेकिन संख्याओं का अनुपात पता है 2 गुणा में 3। आप 3 दूनी 6 से काटोगे, 6 दूनी 12 हो गया, मतलब एचसीएफ 20 आ गया तुम्हारा। अब जैसे ही एचसीएफ 20 आया, एचसीएफ जो होता है वो प्रत्येक संख्या का फैक्टर होता है, प्रत्येक संख्या को काटता है। मतलब 20 ने जब 2 और 3 को काटा होगा तभी आया कि जैसे 20 में अगर 2 का गुणा करें तो 40 आएगा और 20 में अगर 3 का गुणा करें तो 60 आएगा। मतलब ऐसे समझो, अगर 40 और 60 को मासा से काटोगे, 40 और 60 को मासा से काटोगे तो 2 अनुपाते 3 आ जाएगा और मासा का वापस से गुणा कर दोगे तो फिर हमारी संख्याएं आ जाती हैं। सिंपल सी बात इतनी थी कि मासा का अगर मैं एक साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो लासा आ जाता है और मासा का रेशियो में अलग अलग मल्टीप्लाई कर दूं तो संख्याएं आ जाती हैं मेरे बच्चे, संख्याएं आ जाती हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सारी चीजें दिख रही ना भाई, आज लाइट में बड़ा क्लेश किया हुआ है। 2/7 मल्टीप्लाई लगाया मैंने, फिर लिखा 2 प्लस ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सारे बच्चे ऐसे कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है भाई। बोर्ड मास आपको पता होगा, BOD नहीं पता है तो मैं सिखाऊंगा। बोर्ड मास पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ सॉल्व होगा, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। सर बात क्लियर है? सर पहले ब्रैकेट, फिर आप बोलेंगे भाग कर देते हैं, फिर हम क्या करेंगे सर मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे एडिशन, फिर क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा समझने का प्रयास करना। अंदर से सॉल्व होगा सर, बिल्कुल होगा। 2/7 लिखा, फिर 2 लिखा, प्लस ब्रैकेट बंद रखा हमने 2। ये बताओ मेरे भाई, 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे, 11 2 कितने हो गए 13, तो यहाँ मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा। ये ब्रैकेट बंद हो गया, वो ब्रैकेट सॉल्व हो गया, और ये बाहर जो हमारा -2 चल रहा है इसे लिखना ना भूलें। अब ये कितना हो जाएगा सर, 2/7 है इंटू, जरा ध्यान समझना, 13 दूनी 26, 26 और 2 कितने होते हैं सर 28 होते हैं, 28 और -2 है। बात क्लियर हुई सर? 7 से कटेगा 7 चौक 28, 4 दूनी होता है 8, -2, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न भी कुछ नहीं है, देखो मैं लैंग्वेज आपको समझा देता हूं, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ये कह रहा है 0.36 के सरलतम भिन्नात्मक रूप को के अंश और हर का योग बताना है। बहुत ध्यान समझना भाई, सरलतम भिन्नात्मक मतलब फ्रैक्शन में से कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है सर 36 बटे में 2 नंबर बाद पॉइंट था, 2 जीरो आ जाएंगे सर, आ जाएंगे, कुछ नहीं था, पर पूरा समझाना पड़ेगा भाई, चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, नंबर उतना ही देगा। तो आप बोलेंगे सर 4 से कटेगा, 4 9 36 और 4 से 25 बार। अब ये सरलतम रूप हो गया 9/25। अब आपको बताना था अंश और हर का योग, तो आपको पता है अंश 9 है, हर 25 है, तो इनका योगफल अगर बताना है तो 25 और 9 कितना हो जाएगा सर 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 34, और इतना ही आपको बताना था, कुछ था कुछ नहीं था। देखो मेरे बच्चे क्या कह रहा है, किसी मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 5:4 है, 9 लीटर तुमने पानी मिलाया और अनुपात 4:5 हो जाता है, तो मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा बतानी है। सर एलिगेशन से क्वेश्चन आ गया, मिश्रण से क्वेश्चन आया,
और हम इसे कर सकते हैं ना, आराम से। देखो कैसे, अगर मैं ध्यान से आपको समझाने का प्रयास करूं तो ये एल्कोहल है और ये वाटर है। एल्कोहल और वाटर 5:4 के अनुपात में थे, लेकिन तुमने 9 लीटर पानी मिला दिया है और अनुपात कितना हो गया सर, 4:5 हो गया है। आपको एक बात याद रखनी है, ऐसे प्रश्नों में कांस्टेंट जो होता है सर, कांस्टेंट क्या मतलब क्या हुआ सर, हमने वाटर ऐड किया है। क्या ऐड किया है सर, वाटर ऐड किया है। अगर वाटर ऐड किया है तो अल्कोहल बराबर होना चाहिए। अगर अल्कोहल बराबर होना चाहिए सर, यहाँ अल्कोहल 5 था, यहाँ 4 दिख रहा है, तो बराबर कर लेंगे सर। कैसे करेंगे, देखो मेरे बच्चे, तो आप बोलेंगे भैया जी अगर मुझे बराबर करना है तो यहाँ 5 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ 4 का गुणा करना पड़ेगा ना भाई। तो अगर यहाँ 4 का किया है तो अनुपात में दोनों साइड बराबर बराबर गुणा होता है। यहाँ 5 का किया तो यहाँ 5 का हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये कितना बन गया है, तो ये बन गया है 20:16 और ये बन गया है 20:25। अब देखो ये एल्कोहल है, ये वाटर है। अगर ध्यान से समझोगे 16 से 25 हुआ, कितने लीटर बढ़ा, 9 लीटर बढ़ा। आपको पता है 9 यूनिट बढ़ रही है और 9 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 9 लीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर के बराबर है, तुमसे एल्कोहल पूछा था, तो आप बोलेंगे सर एल्कोहल जो हो जाएगा वो 20 ही लीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर के बराबर थी। इसमें कुछ नहीं था, एलिगेशन बहुत शानदार तरीके से मैं पढ़ा दूंगा। आराम से बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक कर दीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है भाई, अगला प्रश्न जरा ध्यान से समझना, ये तो इजी है, इसे अभी कर लो यार। देखो बच्चे, बस खत्म ही है, टेंशन नहीं लेने का। देखो अब बताओ, इसमें भी क्या ही है, ऐसे लिख दिया है, नंबर पूरे देगा तुम्हें। 45 डिवाइड बाई 0.09 का मान बताना है। सर कर पाओगे, हाँ बिल्कुल यार हो जाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा। देखो हम लिखेंगे 45, बच्चा ऐसे भी छोड़ के चला आता है जल्दी जल्दी में, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट होता है, ध्यान नहीं देता है। 0.9 लिखा है, आपको पता है अगर मुझे पॉइंट हटाना है तो ऊपर 2 जीरो लगाने पड़ेंगे सर, बिल्कुल। तो ऊपर हो जाएगा 4500 बटे में 9 था, अब 9 बना 45 होता है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा सर, 500 हो जाएगा। और इसमें कुछ नहीं था, इसलिए मैंने जल्दी से आपको बता दिया है, समझा दिया है। अब अगला प्रश्न देखो जरा। देखो बच्चे, यहाँ प्रश्न को ध्यान समझना, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। आपसे बोला वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 1000 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 15 से विभाजित हो जाए। सर 1000 में जोड़ना है, हाँ तो ठीक है, 15 से काटो ना। 1000 में तुमने 15 से डिवाइड अगर किया तो आप बोलेंगे सर 15 का भाग कर लेते हैं। आपको पता है 15 छिक्के 90 होता है, सर हो गया 90। यहाँ 10 बच गया, सर उतारा 0 का ले लिया। फिर हमने कहा 15 छिक्के 90 होता है, सर कितना बचा, सर 10 बचा। अब उसने ये बोला है क्या करने पर, जोड़ने पर। अब मुझे बताओ 15 से 10 कितना कम है, तो आप बोलोगे भैया 15 से 10 जो है वो 5 कम है। इसका मतलब अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूं तो भाग एक बार और चला जाएगा। तो आप बोलेंगे सिर्फ 5 जोड़ने पर आपकी जो संख्या है वो 1000 से कट जाएगी। तो जो छोटी से छोटी संख्या की उसने बात की वो कितनी हो जाएगी सर, 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न जरा देख लो, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट से इनको निपटा देते हैं। देखो जरा, चलो मेरे बच्चे, अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखने से आपको बहुत बड़ा लगेगा, ये लगेगा भाई पता नहीं क्या करना है इसमें, पर ऐसा कुछ है नहीं भाई। संख्याएं देखो सेम लिखी है ऊपर नीचे, बस किसका डिफरेंस है सर, यहाँ 1 डेसिमल ज्यादा है, यहाँ भी 1 डेसिमल ज्यादा है, यहाँ भी 1 डेसिमल ज्यादा है। बात क्लियर हुई। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो मेरे बच्चे, अगर मैं इसको ऐसे लिखा रहने दूं, ध्यान समझना, 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.51 का स्क्वायर प्लस 0.083 का स्क्वायर, और इसमें से नीचे से अगर मैं 0.1 का स्क्वायर अगर कॉमन ले लूं, कॉमन ले लिया भाई, कॉमन सब में से, ठीक है, तो 1 पॉइंट कम हो जाएगा। 1 पॉइंट कम होने का मतलब ये बचेगा 0.03 का स्क्वायर, ठीक है भाई, और ये कितना बचेगा सर, प्लस में है, देखो प्लस ये आ जाएगा 0.51 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 0.083 का स्क्वायर, और ये इस तरीके से हो गया। अब आप बोलोगे सर ये जो ऊपर वाले से है ये नीचे वाला पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब बचा है मेरे पास 1/0.1 का स्क्वायर, तो इसे स्क्वायर करेंगे तो 1 ये कितना हो जाएगा सर, 0.001 हो जाएगा, 2 नंबर बाद पॉइंट आ जाएंगे, और 0.01 अगर स्क्वायर करोगे तो देखो आप बोलोगे 0.1 का 0.1 में गुणा करा तो 1 एकम 1, 2 नंबर बाद पॉइंट लगेगा,
तो 2 नंबर पॉइंट इस तरीके से इतना आ गया। तो अगर इतना आ गया है, आपको बताना था इसका आंसर, तो भैया नीचे 2 नंबर पॉइंट है तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसकी ट्रिक भी आप इतना याद रख लो, अगर एक ज्यादा है तो एक जीरो है ना, इस तरीके से हो जाता है। पर आप पूरा सॉल्यूशन समझो जिससे आप पेपर में कर पाओ, इस टाइप का प्रश्न है तो ठीक है। ट्रिक के चक्कर में ज्यादा ना पड़ो, ध्यान समझो। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखो भाई प्रश्न क्या कह रहा है, बच्चा देख के डर जाता है कि सर ये कैसे होगा। देखो भाई इसमें कुछ नहीं है, एक बेलन है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया का रेशियो 3:7 है। तो ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात आपने ज्ञात करना था। किसका? ऊंचाई के साथ त्रिज्या का अनुपात बताना है। आज बहुत शोर बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है, दबा के हुआ है, शायद भगवान को यही मंजूर था। ठीक है, जरा ध्यान समझने का प्रयास करना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे अगर मैं ध्यान से समझाने का प्रयास करता हूं आपको, तो ये बेलन होता है सर हमारा। अगर ये बेलन है सर, बिल्कुल बेलन है, और अगर ये बेलन है तो आप बोलेंगे सर इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr(h) और टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो 2πr और h+r होता है। मतलब ऐसे समझने का प्रयास करो, अगर ये मेरे हाथों मार्कर है, अगर मैं इसके किनारे किनारे का सरफेस एरिया की बात करूं तो ये सरफेस कर्व सरफेस एरिया हो गया, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अगर इसमें ऊपर वाला सर्किल और नीचे वाला सर्किल ऐड कर देता हूं तो ये टोटल सरफेस एरिया मेरा हो जाने वाला है। तो आप क्या बोलोगे, इतना अभी आराम से ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। हमसे बोला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो आप बोलेंगे 2πr(h) बटे में, अगर मैं ये बोलूं ये लिखा है 2πr और h+r का रेशियो जो है वो 3:7 मतलब 3/7 है। सर इतनी बात क्लियर हुई। अगर मैं यहां ध्यान से समझूं तो 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर। तो अब मेरे पास क्या आ गया सर, h अपॉन में r, h+r की वैल्यू 3/7 है। तो अब मुझे बताओ अगर h जो है वो 3 है तो r 4 हो जानी है। r कितनी हो जाएगी सर, r का मान तो 4 हो जाएगा क्योंकि 4 और 3 7 होता है। बिल्कुल भाई बात क्लियर है। तुमसे वही तो पूछा था कि ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, तो आप बोलेंगे ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात अगर बताना है तो h/r का रेशियो बताना है। तो h का मान 3 है और त्रिज्या का मान 4 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3:4। आंसर कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। फाइनली लाइट आ गई है और अब आपको दिख रहा होगा, पहले भी दिख ही रहा था, है ना। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बच्चे को क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो भैया देखो जरा, ये कह रहा है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़ा सा घन था तुम्हारे पास, उसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया जाए तो प्राप्त घनों की संख्या बतानी है। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना था, आप बोलेंगे सर छोटे घन कहां से काटोगे, छोटे घन कंसेप्ट समझो। आप ऐसे समझो, ये हमारे पास एक घन है, इस घन को अगर मुझे काटना है, इस घन को अगर हमने काटना है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले में से, तो कितने घन इसमें बन जाने हैं ये आपने बताना था। तो बहुत इजी है, बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन से भाग कर देंगे तो नंबर ऑफ क्यूब निकल आएंगे। जैसे आप बोलेंगे बड़े घन का आयतन क्या होता है सर, साइड इंटू साइड बटे में छोटे घन का आयतन क्या होगा सर, वही होगा साइड इंटू साइड। तो आप बोलेंगे सर 2 से कितने बार कटेगा, 4 बार, फिर 2 से कितने बार कटेगा, 4 बार, फिर 2 से कितने बार कटेगा, 4 बार। तो 4 चौके 16, चौके 64, और इसमें कुछ नहीं था। मुझे लगता है प्रत्येक बच्चा इसे तो कर सकता है और ये नंबर आपके शॉर्ट पक्के हो गए। अब बचा हुआ है मेरे समझ से, कोई बचा हुआ है सर, हाँ, पाई चार्ट और बेन डायग्राम डाटा में इसलिए नहीं करा रहा हूं मेरे बच्चे क्योंकि बोर्ड पे बना नहीं सकता मैं उसको, मैं उसका अलग टॉपिक करा दूंगा, पूरा पाई चार्ट का बेन डायग्राम का पूरा कंसेप्ट के साथ समझा के प्रैक्टिस करा दूंगा, तो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा ये देखो इसमें कुछ था नहीं, जरा समझने का प्रयास करना। ये कह रहा है कोई सीनू भाई साहब है, ये कह रहा है सीनू है, चलो भाई सीनू है, ये 5 घंटे में 15.5 किलोमीटर जाते हैं। तो पूछा 6 घंटे में कितना जाएंगे, 6 घंटे में। एक बात बता मेरे बच्चे, 5 घंटे में इतना जा रहा है तो 1 घंटे में कितना जाएगा, तो आप बोलेंगे 5 का भाग करो ना भैया, 5 × 15, 5 × 5, 1 घंटे में 3.1 किलोमीटर जाएगा। तो बताना 6 घंटे में कितना जाएगा, तो 6 घंटे के लिए मल्टीप्लाई कर दो 3.1 × 6। तो कभी कभी बहुत हलवा से प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। तो 6 × 6 और 6 × 18, तो आप बोलेंगे 18.6 किलोमीटर जाएगा कितने घंटे में सर, 6 घंटे में। और अब लास्ट बचा हुआ है वो भी लिख देता हूं मैं,
देखो बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझना। ये कह रहा है एक व्यक्ति अपने दोस्त को 20% हानि पर कार बेचता है तथा दोस्त उसे 30% लाभ पर 58,000 में बेच देता है, तो कार का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस बतानी आप, और वो बता रहा था उसने नियरेस्ट में बताना है आपको, है ना, लगभग में। तो आप क्या बोलोगे? मैंने माना कि कार का क्रय मूल्य x रुपए था, x रुपए में से आपको पता है सर 20% लॉस हो गया, तो 100 में से 20 माइनस कर दो सर, कितना बचा सर? 80 बचा, 80 इंटू, अब इसने प्रॉफिट लिया है, अब जो इसकी, ये तो दोस्त ने खरीदी, इतने जो है इतने में, जैसे मान लो मैंने इतने में बनाई, मैंने 20% लॉस 80% बेच दी, तो ये मेरे दोस्त ने खरीदी। अब मेरा दोस्त इस पूरे रुपए पर क्या कर रहा है? 30% प्रॉफिट ले रहा है, तो 100 में 30 जोड़ दिया तो 130 हो गया, और ये प्रॉफिट लेने के बाद उसने बेची है 58,000 रुपए में। यहाँ बैठा हुआ अभी तक मेरे साथ जो बने हुए हैं वो सारे बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे काट के। मैं इतना तो कर ही देता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। मल्टीप्लाई करके भाग करके मुझे बताओगे इसका आंसर कितना आएगा, और इसमें कुछ था नहीं, और जितना आपका आंसर आ जाएगा लगभग में आएगा, पॉइंट में कटेगा, ठीक है। तो आप देख लेंगे इसको, ठीक है बच्चे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपको हेल्प मिलेगी, और अगर आपको आपका भैया आपको थोड़ा बहुत समझा पा रहा है, सिखा पा रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और हम लोग प्रॉमिस करते हैं भाई, एनटीपीसी की जॉब लेके रहेंगे, ये प्रॉमिस है मेरा, ठीक है भाई। मैं आपको दिला के रहूंगा, ठीक है। परेशान नहीं होना है, लगे रहना है, मेहनत करना है। थैंक यू सो मच, नमस्कार।